द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर यानी कि सेकंड लेसन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेस सेक्टर। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी को हमने देख लिया है, जिसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यूक्लियर, फिजन, फ्यूज़न, सारे टाइप के एनर्जी को हम लोगों ने देखा। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है जिसके द्वारा 17th बीपीएससी मेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक्स के पूरा 17th बीपीएससी मेंस का जितना भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स पे यूट्यूब में लेक्चर देख रहे हैं, और साथ में इसके रिस्पेक्टिव जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम में अपलोड हो रहे हैं, जिससे आप लोग डाउनलोड करके आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पूरा पॉलिटी कवर कर लिया है, ऑलरेडी पूरा इकोनॉमी कवर किया है, पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है। ये साइंस एंड टेक का सेकंड क्लास है, 2 दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एंशियंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर को डिटेल में देखेंगे फरवरी में। उसके बाद मार्च महीने में हम लोग मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग आज पूरा डिटेल में स्पेस सेक्टर इंडिया का पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों को याद रखना है कि स्पेस जो है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो किसके अंडर में आता है। तो ये डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में आता है, ये कोई भी मिनिस्ट्री में नहीं आता। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस तरह का जो होता है उसमें ये नहीं आता है। इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्ट पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, इसके अंडर में आता है, ना कि किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर में। ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई जो है, उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन 1962। ये हम लोगों को याद रखना है थोड़ा सा बेसिक। और इसरो जो है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 15 अगस्त 1969 को। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप कमीशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और उसी के अंडर इसरो आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। ये हमने कुछ बेसिक्स देख लिया स्पेस या इसरो के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम जो है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टेली कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, मैपिंग, सर्वेइंग, मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर रिपोर्टिंग, ये सब कुछ इंडिया के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू अचीव द लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ बेसिक इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेस प्रोग्राम के। फ्रेंड्स, इससे जो रिलेटेड करंट अफेयर है, जैसे स्पेस एक्स मिशन जो है, या स्पेडेक्स मिशन जो है, उसके बाद 6G टेक्नोलॉजी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं बात करूँ, 6G टेक्नोलॉजी है, डीप फेक है या डीप वेब है, डिजिटल अरेस्ट स्कैमिंग्स है, ये सारा चीज़ जो है वो हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट में कवर करा दिया है, और उसका मैंने नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है। तो करंट अफेयर वाला जो टॉपिक है वो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और इस जो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम लोग स्टैटिक पार्ट जो है उसे कवर कर रहे हैं। तो स्पेस सेक्टर में दूसरा एक चीज़ आता है जिसका नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV। जो हम लोग देखते हैं PSLV या GSLV, जो टर्म होता है वही यही है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि जिस व्हीकल के द्वारा सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाया जा रहा है वो इस तरह का कुछ इस तरह का होता है, रॉकेट टाइप से, इस तरह का कुछ रॉकेट टाइप से होता है, और यहाँ पे मिसाइल्स लगे होते हैं। तो ये जो जाता है स्पेस में, तो यही जो लॉन्च व्हीकल है, इसे हम लोग स्पेस लॉन्च व्हीकल कहते हैं। टू यूज़ टू स्टैब्लिश द सैटेलाइट इनटू, जो ऑर्बिट होता है उसमें इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो प्रोपेलेंट जो होता है वो किस टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता है, सॉलिड लिक्विड, ये 3 तरह का होता है। फ्यूल यानी कि जो ईंधन होता है, जो कौन सा ईंधन यूज़ होता है स्पेस तक पहुंचाने में सैटेलाइट्स को, तो वो होता है पहला तो सॉलिड फ्यूल में आता है पॉलीब्यूटाडाइन, लिक्विड फ्यूल जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है, और सॉलिड लिक्विड जिसमें दोनों का मिलाकर यूज़ होता है। प्रोपेलेंट या फिर जो फ्यूल होता है वो बर्न होते हैं, और ये अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो वो आपने जब लॉन्च होता है सैटेलाइट्स, तो आपने देखा होगा कि वो नीचे में एक फायर टाइप से होता है और वो पूरा स्मोक प्रोड्यूस करता है, तो वही होता है प्रोपेलेंट, जो नीचे फायर होने से अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और सैटेलाइट्स ऊपर जाते हैं। ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करके जो इंजन बनाया जाता है
उसे हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और इससे जो है वो मैक्सिमम स्पीड अटेन होता है 4.4 किलोमीटर पर सेकंड का। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है इतना डिटेल में, आप लोगों को बस इतना जानना है कि क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है। बस आप लोग इतना पढ़ लिए, इतना ही सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये नोट्स यूपीएससी का है, तो आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो आप लोग इसे मत पढ़िएगा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का। उसी तरह से स्क्रैमजेट इंजन और रैमजेट इंजन होता है, ये बस आप लोग नाम जान गए इतना ही इनफ है, इसमें इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। मैंने ये नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर दिया ताकि ये नोट्स अधूरा ना लगे और आप लोगों को यह ना लगे कि ये नोट्स इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने सारा कुछ इसमें प्रोवाइड कर दिया है। बट आप लोगों को इससे नहीं पढ़ना है, आप लोगों को मेन इसमें प्रैक्टिकल यूज़ पढ़ना है, टेक्निकल चीज़ें नहीं कि PSLV GSLV रैमजेट स्क्रैमजेट ये सब बनता कैसे है, क्रायोजेनिक इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है। बस आप लोगों को इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है सैटेलाइट्स के बारे में। जो PSLV है यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसमें 4 स्टेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ये 4 स्टेज जो है ये फ्यूल के स्टेज होते हैं और अलग अलग हाइट पे अलग अलग जो स्टेज है ये काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग इसे एक्सप्लेन करें तो मान के चलिए कि ये एक रॉकेट है और इसमें 4 स्टेज हैं, 1 2 3 4, ये 4 स्टेज। तो मान के चलिए अगर 100 किलोमीटर का हाइट पे पहुंचा तो ये वाला इंजन, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, उसके बाद फिर इतना बचेगा। फिर अगर 500 किलोमीटर के हाइट पे पहुंचा तो ये वाला यूज़ हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ये हट जाएगा फिर टूट के। फिर अगर 1000 किलोमीटर के हाइट पे पहुंचता है तो ये वाला फिर टूट के ख़त्म हो जाता है और लास्ट में ये वाला बच जाता है, इसमें सैटेलाइट्स रहते हैं, ये इंस्टॉल हो जाता है ऊपर जाके। कुछ इस तरह का इसमें सिस्टम होता है, इसीलिए अलग अलग स्टेज के लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स इसमें यूज़ होते हैं। PSLV का आपने फुल फॉर्म समझ लिया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे पोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये अर्थ है तो ये पोलर ऑर्बिट में घूमता है, यानी कि कुछ इस तरह से ऊपर, और यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ जो पोल है ये इस साइड में इंस्टॉल करता है सैटेलाइट्स को, इसलिए इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। इसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर कैसा है ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोग को बेसिकली सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग उसे देखते हैं। हम लोग इसमें GSLV भी लिखा हुआ होगा, तो हम लोग देखिए यहाँ पे GSLV भी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने PSLV पढ़ा तो उसमें 4 स्टेज का इंजन होता है, 4 स्टेज का। पहले होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। वहीं GSLV अगर हम लोग बोलें तो उसमें 3 स्टेज का इंजन होता है और ये GSLV जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि अपवर्ड थ्रस्ट इसमें ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा हाइट तक सैटेलाइट्स को इंस्टॉल कर सकता है क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक इंजन होता है। यानी इसमें 3 स्टेज का होता है, 3 स्टेज का कुछ इस तरह का। पहला जो होता है वो होता है सॉलिड, दूसरा जो होता है वो होता है लिक्विड और तीसरा जो होता है वो होता है क्रायोजेनिक। ये 3 स्टेज का इसमें इंजन होता है GSLV में और इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि ये जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या तो यहाँ पे नॉर्थ पोल या तो फिर साउथ पोल में इंस्टॉल कर सकता है। वहीं अगर हम लोग GSLV की बात करें तो GSLV जो है ये जैसे अर्थ है तो ये जियो स्टेशनरी होता है, यानी इस वाले ऑर्बिट पे ये सैटेलाइट्स को इंस्टॉल करता है। जियो स्टेशनरी यानी कि 36,000 किलोमीटर हाइट तक ये इंस्टॉल कर सकता है, GSLV है इसलिए। और PSLV का इतना हाइट नहीं होता कि वो उतना ऊंचाई तक जा सके, इसीलिए जो इंडिया में हेवी सैटेलाइट्स होते हैं उसे GSLV से लॉन्च किया जाता है और जो छोटे सैटेलाइट्स या हल्के होते हैं उसे PSLV से लॉन्च किया जाता है जनरली। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मेनली हम लोगों को सैटेलाइट्स देखना है, तो हम लोग सैटेलाइट्स में आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ PSLV GSLV ये सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, मैंने ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया ताकि अगर आप लोगों को कभी भी लगे कि ये जो नोट्स है वो अधूरा ना है, इसीलिए मैंने ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया है। हम लोगों को बेसिकली सैटेलाइट्स पढ़ना है इंडिया का, तो ये है सैटेलाइट्स। हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे होता है। ये तो न्यूक्लियर, ये लॉ ऑफ न्यूटन है कि न्यूटन के लॉ पे ये कैसे काम करता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सैटेलाइट होता है उसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं, पावर सोर्सेस, ट्रांसपॉन्डर और पेलोड। अगर ये सैटेलाइट जैसे ये मैंने बनाया है ये डायग्राम, तो इसमें हम देखें तो ये जो है ये पावर सोर्स है, इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं जिससे कि इसे एनर्जी मिलती है। ये जो साइड में 2 लगा हुआ है गोल गोल, ये है ट्रांसपॉन्डर, ये सिग्नल को रिसीव और सेंड करने के लिए होता है। और जो ये बीच में स्क्वायर वाला है वही जो मेन चीज़ है, यानी कि पेलोड, उसी में पेलोड में सारा मशीन्स इंस्टॉल होता है। ये जो 2 गोल वाला है उसमें ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं और जो ये रेक्टेंगुलर है ये पावर सोर्स यानी सोलर पैनल्स हैं। अब आइए हम लोग सैटेलाइट्स देखते हैं। मेनली हमारा कंसर्न इस चैप्टर में सैटेलाइट्स पे रहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ इसरो
ये इसरो का क्या अचीवमेंट्स है। तो इसरो का जो अचीवमेंट है वो हम लोग सैटेलाइट्स के माध्यम से देखेंगे। थोड़ा बहुत उसमें हम लोग लिख देंगे कि इसरो 1969 में बना, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी पीएमओ के अंडर में आता है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई हैं। उसी तरह से इसरो के पास पीएसएलवी, जीएसएलवी और क्रायोजेनिक का टेक्नोलॉजी है। ये सब कुछ बेसिक्स हम लोग लिख देंगे, लेकिन मेन हमारा जो टारगेट होगा वो सैटेलाइट्स के बारे में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सैटेलाइट्स क्या होता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या फिर मैनमेड सैटेलाइट्स आर मशीन्स दैट ऑर्बिट अराउंड अर्थ और अदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये होता है सैटेलाइट। वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट जो था वो स्पुतनिक 1 था, ये हमने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि ट्रांसपॉन्डर्स क्या काम करता है, पावर सोर्स क्या होता है, जो सोलर पैनल जो मैंने दिखाया। उसी तरह से ये पेलोड क्या होता है, तो वो हमने देख लिया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स हैं। अब डिफरेंट सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। तो सैटेलाइट्स ये हमारा मेन कंसर्न रहेगा, इसी को हम लोगों को आज पढ़ना है। तो ये जो हमारा मेन है उसमें है सैटेलाइट्स में। तो हम देखते हैं पहला जो है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। उसमें आता है इनसैट, जीसैट, सीएमएस। इस टाइप के सैटेलाइट्स को हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं। ये हम लोग आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसमें आईआरएस या ईओएस होता है। तीसरा होता है नेविगेशन सैटेलाइट जिसमें आईआरएनएसएस होता है। ये सारा अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में आगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन जिसमें चंद्रयान, मंगलयान इस टाइप का होता है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जैसे आर्यभट्ट होता है। स्मॉल सैटेलाइट जैसे सराल और एजुकेशनल सैटेलाइट ये जैसे एडूसैट। ये कुछ सैटेलाइट्स। आइए अब हम डिटेल स्टार्ट करते हैं इसका, जिसमें पहला है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये क्या होता है, एप्पल वॉज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया। यानी हमने ये याद रखना है कि इंडिया का जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था वो था एप्पल। अब हम लोग देखते हैं इनसैट सिस्टम। तो इनसैट सिस्टम जो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए था, टेलीकम्युनिकेशन के लिए था, मेट्रोलॉजी के लिए था, रिसर्च एंड रीयूज के लिए था। उसी तरह से इनसैट जो है वो मल्टीपर्पज़ था, जियो स्टेशनरी था, यानी जीएसएलवी से छोड़ा गया था इसे। और ये आज तक काम कर रहा है। जो हम लोग टीवी देखते हैं, जनरली टीवी का जो सिग्नल आता है वो इनसैट से आता है सिग्नल, और ये इनसैट वाला जो सिग्नल है उसी से हम लोग हमारा टीवी चलता है। जो इनसैट 4B था, इनसैट 4B, इसी से दूरदर्शन या डीडी नेशनल जो चैनल है वो इनसैट 4B से चलता था पहले। ये हम लोगों ने देख लिया कि ये इनसैट सैटेलाइट्स जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। अब हम लोग दूसरा टाइप का सैटेलाइट्स देखते हैं जिसका नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स देखते हैं। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। मंगलयान और चंद्रयान हैज़ बीन सेंट टू रीड और स्टडी अदर प्लैनेट्स। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करना या उसके बारे में ऑब्जर्वेशन या रिसर्च करना। तो मंगलयान और चंद्रयान को भी हम लोग इसी कारण से रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। रिमोट सेंसिंग मतलब विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट सिग्नल कैन बी रिसीव्ड या सेंड। जैसे टीवी का रिमोट काम करता है उसी तरह से रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया बाय मेजरिंग इट्स एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। यानी रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि किसी दूर से ऑब्जर्व करना किसी भी प्लैनेट को या फिर कोई ऑब्जेक्ट को। इसमें क्या सेंस किया जाता है, यूरेनियम डिपॉजिट्स को, लैंडस्केप्स को, फॉरेस्ट फायर को, डिजास्टर मैनेजमेंट को। यह सारा काम रिमोट सेंसिंग से होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अगर पूछा जाए तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर, डिजास्टर मैनेजमेंट, यूरेनियम मैनेजमेंट, या फिर मिनरल्स को इंडिया के ऑब्जर्व करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को ऑब्जर्व करने के लिए, सारे काम के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज़ हम लोग करते हैं। वी नीड रिफ्लेक्टेड लाइट टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑन अर्थ सर्फेस। आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इन इंडिया। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कार्टोसैट। तो कार्टोसैट नाम के सैटेलाइट सिस्टम में टोटल 9 सैटेलाइट्स हैं और इसे आई इन द स्काई कहा जाता है। इट कैन टेक पिक्चर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेस। ये कुल 9 सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किए हैं और ये 9 के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। कार्टोसैट सीरीज इज एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले सैटेलाइट्स हैं और ये एडवांस नेचर के, यानी कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। हेल्प इन डिटेक्टिंग चेंजेस। और कार्टोसैट 3 जो है उसे लॉन्च किया गया है 2019 में। और इसका कार्टोसैट 3 जो है उसका एक खासियत ये है कि इसका रिजोल्यूशन 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ये अर्थ है, ये कार्टोसैट सैटेलाइट है।
तो कार्टोसैट सैटेलाइट जो है अर्थ के 25 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र तक इजीली डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि ये एक पेंसिल बॉक्स हुआ या कोई भी ऐसा छोटा मोटा चीज़, उस तक चीज़ को वहाँ से देख सकता है या और डिटेक्ट कर सकता है। कार्टोसैट सैटेलाइट 25 सेंटीमीटर तक कोई अगर चीज़ है अर्थ पे पड़ा हुआ तो वो उसे डिटेक्ट कर सकता है और बता सकता है कि वो क्या है। तो ये कार्टोसैट का खासियत है। और एक और खासियत है कार्टोसैट का कि जो अटैक हुआ था इंडिया पे, और जो इंडिया ने अटैक किया था उरी वाला हमला, पुलवामा वाला, तो उसमें कार्टोसैट सैटेलाइट का यूज़ किया गया था इंडिया के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। जो 2019 वाला जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के अंदर, तो उस सर्जिकल स्ट्राइक में कार्टोसैट सैटेलाइट का इंडिया ने यूज़ किया था डिटेक्ट करने के लिए टेररिस्ट को। क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर तक के एरिया को डिटेक्ट कर सकता है, तो ये आसानी से टेररिस्ट्स को और उनके लॉन्च पैड जैसे चीज़ जो होता है उसे ये डिटेक्ट कर सकता है। इसीलिए इसका यूज़ किया गया था कार्टोसैट सैटेलाइट का। तो यही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज़ है। दूसरा हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देखते हैं, उसका नाम है ओशन सैट। तो ओशन सैट जो है उसे, यानी ओशन सैट का मतलब हो गया ओशन सैटेलाइट। इसे लॉन्च किया गया था पीएसएलवी से, और ये प्रोवाइड करता है ओशन के ऑब्जर्वेशन या ओशन के मॉनिटरिंग को। और ये क्या काम करता है, तो फिशिंग जोन्स को बताता है, कोरल जोन्स को या सरफेस स्ट्राटा को, ओशन बेड मैनेजमेंट को करने के लिए, ये सारे काम के लिए ओशन सैट यूज़ किया जाता है। चौथा है रिसोर्स सैट सैटेलाइट। तो रिसोर्स सैट सैटेलाइट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में तरह तरह के चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। और मैं बता दूं कि रिसोर्स सैट जो सैटेलाइट है इसी का इस्तेमाल किया जाता है आईएफएसआर के लिए, यानी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो बनता है हर साल, हर 2 साल में जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, तो उस फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो फॉरेस्ट का डाटा होता है, जैसे बिहार का 7 पॉइंट कुछ है फॉरेस्ट बिहार में, तो ये जो डेटा है 7 पॉइंट कुछ % वाला, ये डेटा जो है वो रिसोर्स सैट नाम का सैटेलाइट ही स्पेस से ऑब्जर्व करके बताता है। तो जो रिसोर्स सैट सैटेलाइट है फॉरेस्ट सर्वे में वही काम आता है। उसी तरह से मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट है, इसका भी इस्तेमाल होता है रिमोट सेंसिंग के लिए। तो हमने कुछ सैटेलाइट्स देखे जिसका इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग के लिए होता है। मैं इसे रिकैप थोड़ा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मिक्स ना हो। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसे। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। तो पहला होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसमें हमने इनसैट देखा कि कैसे ये टीवी सिग्नल्स को ट्रांसपॉन्ड करता है। दूसरा हमने देखा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो हम अभी रिमोट सेंसिंग वाले में ही चल रहे हैं। तो रिमोट सेंसिंग में हमने पहला देखा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। उसमें हमने देखा रिमोट सेंसिंग क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कार्टोसैट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ओशन सैट क्या होता है, ये हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने रिसोर्स सैट देखा। उसके बाद हम लोगों ने मेगा ट्रॉपिक्स देखा। ये सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स देखे हमने। 2 सैटेलाइट्स का कैटेगरी अभी तक देख लिया है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरा रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के अंदर हमने बहुत सारे सैटेलाइट देख लिए हैं। हमने इसरो और जीएसएलवी पीएसएलवी ये सब भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। आइए अब हम लोग देखते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का एप्लीकेशन क्या है। तो अर्बन प्लानिंग में एप्लीकेशन है, फॉरेस्ट सर्वे के लिए है, बायोडाइवर्सिटी को चेक करने के लिए है, क्रॉप कवर एरिया को चेक करने के लिए है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन से लगाए जा रहे हैं उसके एस्टिमेशन के लिए, स्नो मेल्ट डाउन के लिए, हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो मटेरियल्स या थिंग्स हैं उसकी मैपिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ड्रॉट के लिए, फ्लड के लिए, ये सब चीज़ों की मैपिंग या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होता है। वहीं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए, कोस्टल स्टडीज़ के लिए, सिस्मिक एक्टिविटी, सर्वेइंग, हेल्प एंड सपोर्ट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, जैसे हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कैसे यूज़ हुआ, तो ये सारा कुछ यूज़ था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। आइए अब हम लोग थर्ड कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट्स देखते हैं जिसका नाम है नेविगेशन सैटेलाइट्स। यानी कि नेविगेशन के लिए जो हम लोग देखते हैं गूगल अर्थ या फिर गूगल मैप्स जो होता है वो कैसे काम करता है, तो वो हम लोग देखते हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स। दे आर कंस्टलेशन ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, यानी कि ये एक सैटेलाइट ना होकर के कॉन्स्टलेशन है। जैसे ये अर्थ है तो ये अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है बहुत सारे सैटेलाइट्स कनेक्टेड सिग्नल के द्वारा, तो यही है कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट। इस तरह से ये सिग्नल्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो यही है नेविगेशन सैटेलाइट्स। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइलैटेरेशन फॉर द पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये पोजिशनिंग करते हैं और इसी का नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस। टू मेजर
ट्रैवल टाइम द सैटेलाइट नीड्स वेरी एक्यूरेट एटॉमिक वॉच या क्लॉक, जिसे हम लोग सीजियम क्लॉक कहते हैं। इसमें सीजियम क्लॉक का यूज़ होता है। और हम लोग अब देखते हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स में पहला है जिसका नाम है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये यूएस एयरफोर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। पहले ये एयरफोर्स के द्वारा पर्सनली यूज़ किया जाता था, फिर बाद में इसे पब्लिक कर दिया गया, यानी कि अब इसे सबको यूज़ करते हैं। जीपीएस जो है उसमें जैसे हमने पढ़ा कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होता है, तो जीपीएस में एक्चुअली में 32 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं एक साथ। उसी तरह से बहुत कंट्री ने अपना अपना नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किया है, जिसमें यूएसए का जो है वो है जीपीएस जो हम लोग यूज़ भी करते हैं, रशिया का है ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, चाइना का है बीड्यू और इंडिया का है नेव आईसी या फिर IRNSSS। इसमें 7 सैटेलाइट है, जहाँ जीपीएस में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, उसमें 32 सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। इंडिया का IRNSS जो है उसमें 7 यूज़ होता है। तो आइए अब हम लोग इंडिया वाला IRNSS को पढ़ते हैं, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या फिर नेव आईसी, इसे हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया, यानी इंडिया ने इसे डेवलप किया है। इसमें 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी हैं और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग अर्थ बनाए तो 3 जो है वो जियो स्टेशनरी हैं, मान के चलिए ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तीनों स्टेशनरी हैं, यानी कि ये अर्थ के रिस्पेक्टिव पोजीशन से मूव नहीं करते। और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कि ये 4 जो है एक ऐसे मान लीजिए, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये चारों ऐसे रोटेट करते रहता है, ऐसे रोटेट करते रहता है। और ये वाला जो है जियो स्टेशनरी वाला वो रोटेट नहीं करता, वो स्टैटिक रहता है। तो टोटल 7 सैटेलाइट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। इट विल कवर इंडिया एंड अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बाउंड्री, यानी कि इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को भी ये ट्रैक करता है। और इसमें जो 3 एक्सट्रीमली एक्यूरेट रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का इसमें यूज़ किया गया है। ए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम को ये डिफाइन करता है और इसका एप्लीकेशन है टेरेस्ट्रियल या मेरीन या एरियल नेविगेशन में, यानी कि बोट्स के, शिप्स के, उसी तरह से जो लैंड सरफेस पे जो व्हीकल्स चलते हैं उसके, ट्रेन के व्हीकल्स के, उसी तरह से एरोप्लेन के नेविगेशन में ये हेल्प करता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, व्हीकल ट्रैकिंग्स में, मैपिंग में, ये सब में ये हेल्प करता है। उसी तरह से दूसरा एक नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है गगन। ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के द्वारा बनाया गया है। इसका काम है ये जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेशन नेविगेशन प्रोवाइड करता है, इसरो के द्वारा एसोसिएटेड है ये। और इट प्रोवाइड नेविगेशन सिस्टम टू असिस्ट एयरक्राफ्ट्स इन करंट एक्यूरेट लैंडिंग के लिए काम करता है। इट रिड्यूसेस द वर्क प्रेशर ऑफ ATC, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ये काम को कम कर देता है गगन। ये एक एग्जाम्पल था नेविगेशन सैटेलाइट का। अब हम लोग चौथा सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स देखते हैं जिसका नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, यानी स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए। तो इसका सबसे पहला तो है चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च किया गया था। ये बस हम लोगों को नाम ही पढ़ना है, डिटेल नहीं, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। तो हम लोग चंद्रयान 3 को पढ़ेंगे, चंद्रयान 1 और 2 को नहीं। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट जो होता है वो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया जाता है, जिसमें पहला है चंद्रयान सीरीज़। तो चंद्रयान 1 और 2 लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग चंद्रयान 3 सीरीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 लिखा हुआ। हम लोगों को बस एग्जाम में ये लिखना है कि चंद्रयान 1 और 2, और लास्ट में हम लोग को चंद्रयान 3 उसे एक्सप्लेन करना है। चंद्रयान 3 जो है वो 14 अर्थ डे यानी 14 दिनों का अर्थ डे या एक लूनर डे के लिए लॉन्च किया गया था। टुक ऑफ हुआ था 14 जुलाई 2023 को और रीच किया था साउथ पोल को 23 अगस्त के दिन 2023 में। सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी इसमें 3 मॉड्यूल्स थे, प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। उसी तरह से इसका फाइंडिंग्स था कि टेम्परेचर ऑफ सरफेस जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीमीटर बिलो में नेगेटिव में चला जाता है। यानी कि अगर हम लोग इसकी बात करें, इसे एक्सप्लेन कर दें, तो चंद्रयान 3 का जो ऑब्जर्वेशन था, ये अगर लैंडमास है मून का और ये टॉप सरफेस लेयर है और ये 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे का लेयर है, तो ये बोला गया था कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर पॉजिटिव है, मान के चलिए 10 डिग्री सेल्सियस, तो 2 से 3 सेंटीमीटर के नीचे ही नेगेटिव हो जाता है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताता है कि जो वेरिएशन है टेम्परेचर का सॉइल में वो बहुत ज़्यादा है मून पे। उसी तरह से सरफेस टेम्परेचर अगर 70 डिग्री है और 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे नेगेटिव में चला जाता है। एलिमेंट्स कौन कौन से उसके सॉइल में हैं चांद के, तो वो है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसी के बाद फिर रशिया ने भी लूना मिशन छोड़ा था जो कि फ्लॉप हो गया था। ये कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स थे। उसी तरह से इंडिया ने मंगलयान छोड़ा है 2013 में।
ये बस हमें नाम याद रखना है, सारा कुछ नहीं है इसका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आदित्य लैग्रेंज 1 मिशन। ये भी इंडिया ने एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा, ये मून के एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा है, जिसे लैग्रेंज 1 पॉइंट पे इंस्टॉल किया गया। ये कुछ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। उसी तरह से हम लोगों को लास्ट में पढ़ना है गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन को हम लोग थोड़े से डिटेल में देखते हैं। गगनयान मिशन जो होगा वो 3 डे मैन मिशन होगा, यानी 3 दिनों के लिए होगा। एक मैन मिशन होगा, इसमें फ्लाइट जो लेगा ये एक्सपेक्टेड था 2024 में, पर ये डिले हो चल रहा है अभी 2025-26 में ये कभी होगा। इसमें 2 मॉड्यूल होंगे, एक होगा क्रू मॉड्यूल और दूसरा होगा सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में क्रू रहेंगे यानी ह्यूमन बींग रहेंगे, और सर्विस मॉड्यूल में मशीन्स रहेंगी। इसमें यहाँ 2 साइड में ये फ्यूल रहेगा और ऊपर में टॉप में क्रू मॉड्यूल रहेगा, यानी अगर ऐसे हम लोग बनाएं तो यहाँ जो ये टॉप वाला होता है इसमें क्रू रहेंगे, नीचे में मशीन्स रहेगा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे जो रहता है वो वाला यहाँ पे फ्यूल रहेगा इन दोनों में। और क्रू स्केप सिस्टम रहेगा कि अगर किसी अचानक से कोई अगर दुर्घटना होती है तो क्रू स्केप कर सकें उसमें से। ट्रेनिंग इनकी बैंगलोर में की जा रही है और 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं। ये है गगनयान मिशन। ये इंडिया का एम्बिशियस मिशन है जो 2018 से चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें 3 फ्लाइट होंगे, एक जो होगा वो ह्यूमन बींग के साथ और 2 अनमैन्ड होंगे। इसके लिए वायोमित्रा नाम का एक ह्यूमनाइड रोबोट भी बनाया गया है। इसमें रशिया और फ्रांस की हेल्प ली जा रही है। ये इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV से, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसका जो सीरीज़ है MK3 यानी बाहुबली रॉकेट के द्वारा। और इसमें वायोमित्रा को बनाया गया है, ये भी हमने देख लिया। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इंडिया जो है वो 4th नेशन हो जाएगा जो कि स्पेस में ह्यूमन बींग को भेजेगा, रशिया, USA और चाइना के बाद। और इससे बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी होंगे, ये आप लोग सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने स्पेस सेक्टर को पूरा कंप्लीट किया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, इसरो, PSLV, GSLV, सारा कुछ, क्रायोजेनिक इंजन, सब कुछ हम लोगों ने देखा। उसी तरह से टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में बहुत सारे वेरिएशंस भी देखे। तो आज हमने स्पेस सेक्टर को पूरा कर लिया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हमारा 2nd लेक्चर पूरा हो गया, जिसमें हमने स्पेस सेक्टर देखा। कल हम लोगों का 3rd लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को पूरा डिटेल से देखेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। द PCS स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।